हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो होने वाली है इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेके। और जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन जिन्होंने अभी स्टार्ट की है या फिर थोड़े से वक्त से कर रहे हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 1.5 ईयर्स से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं बैंकिंग एग्जामिनेशन की। एंड so far so good. I have appeared in two मेंस एग्जामिनेशन, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे लोग फ्रेम करते हैं एग्जामिनेशन एंड क्या क्या मेरी वीकनेस है एंड क्या मेरी स्ट्रेंथ है एंड किस पे मुझे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और मैं कैसे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ तो नहीं, मतलब वीकनेस को वीकनेस नहीं रहने दे सकता, उस चीज़ पे कैसे मैं वर्क कर सकता हूँ, इतना मुझे आइडिया है। एंड मैं टिप्स आपको शेयर करूँगा कि कैसे आप भी इस पर वर्क कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक तो है बिगनर्स की स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ बिगनर ओनली। आई एम नॉट एडवांस्ड और इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो या आई एम बिगनर एंड मैं अपनी ही स्ट्रेटजी बताऊँगा, फिर अपनी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी बताऊँगा। इंटरमीडिएट आप उसको एडवांस लेवल पे ले जाओगे तो वही इंटरमीडिएट है। आप उसको इंग्लिश को मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके एवरेज से, जैसे 35 मार्क्स का होता है IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, ठीक है, प्री में। तो अगर आपके जो आपने सोच रखे मार्क्स उससे ऊपर आ रहे हैं तो या दिस इज़ प्रिटी गुड थिंग, और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। इंग्लिश का आपका स्टैंड बहुत अच्छा हो चुका है, आप ये समझ लेना इंटरमीडिएट पे आप आ चुके हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं अगर मॉक्स देता हूं तो जैसे क्लर्क का मॉक हो गया तो मेरे ऑन एन एवरेज मेरे 29 से ऊपर ही आते हैं मार्क्स, जस्ट बिकॉज मैंने 2-3 चीज़ें अप्लाई की थी एंड उनको अप्लाई करने के बाद मुझे सच में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद मैं प्रैक्टिस बताऊंगा कैसे करनी है, इसके बाद मैं बताऊंगा सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा एक दिन में कितना टाइम हमें इंग्लिश को देना चाहिए सो दैट हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए। सबसे पहले आते हैं भाई एडिटोरियल, जो कि मस्ट है। कहीं से भी आप देखो, कुछ भी करो, कहीं से भी देख लेना है इंग्लिश एडिटोरियल, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। एडिटोरियल आपको करना ही करना है। तो इसके कोई एक ऐसा पर्टिकुलर यूज़ नहीं है कि बेनिफिट नहीं है कि एडिटोरियल से पर्टिकुलर आपकी रीडिंग स्किल्स बेटर होंगी या ऐसा कुछ होगा। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे आपकी जो थिंकिंग है वो वाइड होती है, आपको अपने ओपिनियन, अपना स्टांस कैसा है, पॉलिटिकल व्यूज़ एंड जितने भी मैटर्स चल रहे हैं आसपास उसको लेके कैसा आपका व्यू है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जब आप डेली एडिटोरियल करते हो तो आपको आसपास दुनिया में क्या चल रहा है ये पता होता है, ठीक है। आपको आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है क्योंकि टीचर्स कराते हैं उसको डेली। एंड या ऑब्वियसली रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, बट मैं उसको कंसिडर करता हूँ एंड में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है ना कि रीडिंग स्किल्स तो बेटर होंगी जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो रीडिंग स्किल्स बेटर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश में ही रीडिंग स्किल्स आरसी कर लिया तो रीडिंग स्किल्स बेटर हो गई। आपकी अर्थमेटिक में भी इससे हेल्प होती है। अर्थमेटिक में जैसे अभी काफ़ी लोग जो बिगनर्स हैं वो ये फेस करते होंगे कि एक बार अर्थमेटिक का क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ नहीं आया, फिर दोबारा से पढ़ने गए, फिर दोबारा समझ नहीं आया, फिर एक एक लाइन करके पढ़ा, फिर समझ में आया। तो ये क्या करता है, ये एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। तो इसी वजह से हमारे क्वांट में अटैम्प्ट्स नहीं हो पाते। तो ये कैसे बेटर होगी, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एडिटोरियल पढ़ने से या कुछ भी ऐसा पढ़ने से जो आपकी रीडिंग स्किल्स को बेटर करे, ठीक है। और बाकी आपको ओपिनियंस वगैरह रखने का मौका मिलेगा, बाकी आपकी वोकेबलरी भी इससे इम्प्रूव हो जाएगी। तो एडिटोरियल हो गया एक पहला, ये आपको अपनी टू डू लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है। एडिटोरियल कैसे भी करो, आई नो हैबिट में नहीं आएगा, एक हफ्ते नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 15 दिन तक हैबिट में नहीं आएगा, बट कैसे भी करके लाना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ दी मैंडेटरी थिंग्स इन इंग्लिश कि आपको ये तो करना ही करना है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आरसी अटेंड करने में भी। अब आते हैं भाई इंग्लिश का जो टेस्ट बनाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्री का, वो इन सब से बाहर नहीं आता है। जैसे एसएससी में बहुत वाइड रेंज होती है ना ग्रामर की, इसमें थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, बट इसका जितना लिमिटेड सिलेबस है उतना ही कह सकते हैं आप टफ आता है। टफ इन द सेंस कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक
व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड्स कैन हैव, वो अगर आपको नहीं पता है तो आपको हार्ड ही लगने वाला, टफ लगने वाला। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है एज यू ऑल नो, ठीक है। एक मिसलेनियस पोर्शन आता है, कभी कनेक्टर्स आ गए, कभी इस तरीके का, मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रामर, ठीक है। एक वोकैब आती है, तो इन सब के अलावा और कुछ नहीं आता। तो वोकैबलरी आपको इम्प्रूव करनी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको इम्प्रूव करना है, आपको ग्रामर इम्प्रूव करनी है। आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में ये 3 चीज़ आपको अगर इम्प्रूव करनी है, ये एक सही मौका है, आप कर सकते हो। ग्रामर करने के बाद और वोकैब करने के बाद आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आने वाला है कि इंग्लिश में आपके बहुत, आप देखोगे मॉक, अगर आप एक होता है ना जो मतलब गलत चले जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे एक अलग सेटिस्फेक्शन आती है। और जो मॉक्स में मार्क्स कटते हैं या कट ऑफ जिसकी रह जाती है ना 0.25 0.5 से, मेरी 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, IBPS PO और IBPS क्लर्क में 2 बार ऐसा हुआ है मेरी एक गलती की वजह से, जो कि मैं बाद में उसको शेयर करूंगा क्या थी वो मेरी गलती, वोकैबलरी एंड ग्रामर पे। तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे स्टैंड पे आ सकते हो, ठीक है, बिगनर होकर भी। अब भाई बात करते हैं सोर्सेज और टीचर्स की। तो टीचर्स में जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि निमिषा मैम, विशाल सर, तरुण ग्रोवर सर, आप आंख बंद करके इन टीचर्स को जिसके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करे, आप उनको आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी टीचर बुरा नहीं है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ा रहे हैं और बेस्ट पढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात ये, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करोगे ना, उसी दिन से आप को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बुक्स आपको ज़्यादा नहीं लेनी इंग्लिश में, जैसे बुक्स का कोई सेंस नहीं बनता। एक वोकैब प्रोडिजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। वोकैब प्रोडिजी बेसिकली क्या है, लास्ट 6 मंथ में जो भी वोकैबलरीज यूज़ हुई थी बैंकिंग एग्जाम्स में या लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो सब है। रूट वर्ड्स के इसमें मीनिंग्स हैं, निमिषा मैम की बुक है बेसिकली। एंड वोकैबलरी इसमें बहुत काफ़ी अच्छी है, आप इसको ले सकते हो एंड इससे अपने वोकैबलरी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ग्रामर के लिए देख रहे हो तो नीतू मैम की एक केडी पब्लिकेशन की हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज भी है, और शायद मुझे नहीं पता सिंगल लैंग्वेज में भी आती हो इंग्लिश में, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बुक आती है, उसको अब लेना भाई। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेसिक से उसने सब कुछ समझा रखा है, सारी चीज़ें समझा रखी हैं। और मॉक टेस्ट के लिए आप इन चारों को प्रेफर कर सकते हो। ऐसा कोई मॉक टेस्ट में वो नहीं है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी पॉकेट अलाउ करेगी तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। सोर्सेस एंड टीचर्स का हो गया सीन। अब भाई 2-3 घंटे आपको देने हैं टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 घंटे तो आपको दिन में देने हैं। अगर आप 8 घंटे का प्लान बना के चल रहे हो ना दिन में, तो ये मैं कहूँगा कि 8 घंटे मिनिमम है बैंकिंग एग्ज़ाम आपको, अगर इसी 6 महीने के टाइम गैप में अगर क्लियर करना। अगर आपको 25-26 का सोच रहे हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो फिर आराम से बैठो और करो इसको आराम से, अच्छे बिल्कुल एक वेट लेके करो, अच्छे से करो। लेकिन अगर आप 6 महीने में क्लियर करने की सोच रहे हो तो 2-3 घंटे दो, 8 घंटे की सिटिंग करो कैसे भी दिन में 24 घंटे के, एंड आपको अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। 2-3 घंटे अगर आप इसको डेली दोगे, 1 महीने में पता चल जाएगा कि हाँ, इंग्लिश को टाइम देना इज़ नॉट वेस्ट ऑफ द टाइम, आपको वर्थ इट लगेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, 2-3 घंटे आप दे सकते हो इंग्लिश को। अब हाँ, जो इम्पोर्टेंट टिप थी वो मेरे साथ क्या हुई थी कि मैं क्लर्क का एग्जामिनेशन देने गया था, अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर और सितंबर मेरा एग्ज़ाम था। एंड मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी रीजनिंग में भी एंड इंग्लिश में भी। तो अब एग्ज़ाम दिया, ऑलरेडी मेरे IBPS RRB क्लर्क और RRB PO ख़राब हो चुके थे। मैंने एग्ज़ाम हॉल में बैठा एंड ये एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो IBPS क्लर्क में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रीजनिंग पोर्शन दिया था आपको, फिर मैथ दिया था, फिर इंग्लिश दिया था, ठीक है। तो रीजनिंग अच्छा हो गया मेरा, मैथ अच्छा हो गया, दोनों सेक्शन बहुत प्यारे गए। मतलब जो मैं सोच के आया था घर से उतना मैंने कर दिया था, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, दिस प्री आई एम गोइंग टू क्लियर। बट एंड में क्या होता है कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश ऐसी थी कि बहुत ही ईजी लग रही थी बट कन्फ्यूजिंग थी। तो मैंने उसको ओवर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मुझे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं भाई, कैसे भी करके बढ़ाने हैं। मैंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करने की बात रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तभी आपको करने हैं फुल में फुल अटेम्प्ट। अगर आप ये लगा रहे हो ना तुक्का, जैसे GA में लगाते हैं कि 50-50 के, हाँ भाई अगर ये सही तो ये सही, भाई ये मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन में वर्क करेगा। इंग्लिश में अगर आपके 5 भी गलत हो गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा झटका मिलने वाला है। तो इसमें
अवॉइड करना ओवर अटेम्प्टिंग, जितना आपको आता है उतना करना। भले ही आप 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना, लेकिन प्लीज़ उतना ही करना जितना आपको आता है। ये टिप एकदम गोल्डन टिप है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करके तो पक्का आप श्योरली आप ओवर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि होता है ना भाई एक मार्केट में कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं मेरे, और हाँ मेरे उस IBPS क्लर्क में अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे अटेम्प्ट थे उसमें 86 अटेम्प्ट थे मेरे ओवरऑल IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन में, और जब मार्क्स आए थे वो आए थे 69, और वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से हुआ था। रीजनिंग मैथ में आपको बताइए कि नहीं हो सकता, रीजनिंग मैथ में अगर आता है तो करते हैं, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश ने इतना मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन किया था, बट मैंने उस चीज़ को समझा और मैंने उस पर वर्क किया, और अब ये ऐसे है, अब ठीक चल रही है मतलब इंग्लिश। अब मैं ओवर अटेम्प्ट करता नहीं हूँ, अब ठीक चलेगा। तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो। बाकी थैंक यू यार, यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने इंग्लिश स्ट्रेटजी को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश की। इफ़ इट हेल्प्ड यू तो ठीक है भाई, अगर नहीं करी हेल्प तो भाई माफ़ कर देना, कमेंट में गाली वाली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है भाई, राम राम।